अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग एकेडमी पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी के फॉर्म फिल हो रहे हैं और 30 सितंबर आखिरी डेट है। फ्रेंड्स, उर्दू की जो है तो हम ग्रामर की क्लास देख रहे थे और ये हमारी आज की 5वीं क्लास रहेंगी। इससे पहले गुज़िश्ता हमने 4 क्लासेस हमारी हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, उर्दू ग्रामर जो कि सी टेट, ए पी टेट, टी एस टी टी और डी एस एस बी, के टी टी, मतलब जितने स्टेट के अंदर टी टी के एग्ज़ाम्स होते हैं और उन टी टी के एग्ज़ाम में जो उर्दू मीडियम के तलबा होते हैं उनके लिए जो है तो उन तमाम के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। उर्दू ग्रामर की हमारी जो है तो 5वीं क्लास है आज। इससे पहले हमने 4 क्लास देखी है और हम इंशाल्लाह सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लेंगे महा टीटी के। सबसे पहले तो हम उर्दू सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह तमाम सेशंस और लेक्चर जो रहेंगे हमारे, तो वो अदर जो सब्जेक्ट हमारे बकिया है जैसे कि सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ्स है और लैंग्वेज सेकंड मराठी या इंग्लिश है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी डीएड बीएड कैंडिडेट जो है तो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स अपने दोस्त सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जो सीटेट या फिर महा टीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो इम्तिहान देने वाले हैं, तो उन तक ये वीडियो जो है तो ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। गुज़िश्ता जो हमारी क्लास हुई उसमें हमने सनतों के ताल्लुक़ से देखा था और लास्ट में हमने ये देखा था सनत तलमी के जिस तारीख़ी शेर की तरफ, किसी शेर में जो है तो शार का जो इशारा होता है वाक़े की तरफ, कोई शेर में जब शार तारीख़ वाक़े की तरफ इशारा करता है तो उसे सनत तलमी कहते हैं। ये लास्ट जो है तो उसका लास्ट वाली क्लास का जो है तो हमारा लास्ट टाइटल था। और इस बार हम देखेंगे नेक्स्ट इल्म उरूज़ जिसे हम कहते हैं। तो इल्म उरूज़ क्या चीज़ है, किस तरीके से है, अक़साम वगैरह जो भी इसके ताल्लुक़ से है इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, ये लेक्चर हमारा लॉन्ग होगा, लेंदी होगा, क्योंकि वक्त को जो है तो मद्देनज़र रखते हुए हमें सब्जेक्ट वाइज चलना है और एग्ज़ाम से 1 वीक या फिर 10-12 दिन पहले तक टोटली जो है तो हम पूरे तरीके से जितने सब्जेक्ट हैं उनकी टोटल क्लास हम ले लेंगे और बकिया की जो 1 वीक या 1 हफ़्ता या फिर 10 दिन वगैरह बचते हैं तो उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कोशिश हम ये करेंगे कि इंशाल्लाह 15 दिन या हफ्ते में एक बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की जाएंगी। अगर नहीं हुआ तो फिर लास्ट में हम वो करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर है, भाई बहनें हैं, तो उनका मैसेज और कॉल भी आया था कि सर क्या आप मतलब क्या कहेंगे उसको, ईवीएस की क्लास भी लीजिए वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह वो भी क्लासेस ज़रूर होंगी। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि इल्म उरूज़ क्या चीज़ है। इल्म उरूज़ एक मशहूर फ़न है जिससे अशार का जो वज़न होता है मालूम किया जाता है। माहिरीन उरूज़ ने कुल 19 औज़ान मुकर्रर किए हैं और हर वज़न का नाम बहर रखा गया है। तो 19 जो है तो औज़ान है और हर जो है तो वज़न का नाम बहर इन्होंने रखा है। बहर उन ख़ास अल्फाज को कहा जाता है जिन पर शेर तोला जाता है और जांचा जाता है। अब जो स्टूडेंट्स 11-12 जिनका आर्ट से था, तो आर्ट वालों को ये चीज़ें मालूम होंगी क्योंकि उसके अंदर 11-12 में जो तो ये दिया है बहर के ताल्लुक़ से। और देखा जाता है कि शेर का वज़न ठीक है या नहीं, इस वास्ते जो है तो इल्म उरूज़ है। बहर जिन अज्जा से बनती है उसको अरकान और जुज़ को रुकन कहा जाता है। ये 3 हैं, 3 जुज़ पर मबनी जो है तो अरकान बनता है, रुकन बनता है। तो वो कौन कौन से जुज़ है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो है तो सबब दिया हुआ है, सबसे पहले सबब, सेकेंड है यहाँ पर वतद और लास्ट है फासला। तो सबसे पहले हम सबब की तरफ नज़र डालेंगे कि 2 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसका पहला हुर्फ़ मुतहर्रिक और दूसरा हुर्फ़ साकिन हो सबब कहलाता है। जिसका पहला हुर्फ़ जो है तो मुतहर्रिक और दूसरा हुर्फ़ साकिन हो सबब कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यह मुतहर्रिक हुर्फ़ और साकिन हुर्फ़ किसे कहते हैं वो भी हम देखेंगे कि दिल, गुल, रब वगैरह। अब दिल, गुल, रब वगैरह में जो पहला हुर्फ़ है, जैसे कि यहाँ पर दिल में जो पहला हुर्फ़ है दाल के नीचे ज़ेर आ रहा है, गुल में जो पहला हुर्फ़ है गाफ के नीचे जो ऊपर पेश आ रहा है, और रब के रा में
ज़बर आ रहा है, तो ज़बर ज़ेर पेश ये हरकत है, और जो हुर्फ के ऊपर हरकत लग जाती है उसे जो है तो मुतहर्रिक हुर्फ कहते हैं। और रही बात जो है तो साकिन की, जिस हुर्फ के ऊपर जज़्म हो, जज़्म, उसे जो है तो साकिन हुर्फ कहते हैं। और यहाँ पर जो जज़्म दिया हुआ है, जैसे कि लाम पर है, इधर भी लाम पर है, और यहाँ पर बा पर जो है तो जज़्म है, तो ये जो है तो हुर्फ साकिन हो जाता है जज़्म आने के बाद। तो इसे जो है तो क्या कहेंगे, मुतहर्रिक, और दूसरा हुर्फ साकिन हो तो सबब कहलाए का सबब जो है तो इसे हम कहेंगे दो हुर्फी लफ्ज़ जिसका पहला हुर्फ मुतहर्रिक। तो यहाँ पर जो ये मिसालें दी हुई है, तो इसमें पहला हुर्फ मुतहर्रिक है, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो हरकत का इस्तेमाल हुआ है, उसे मुतहर्रिक है। और दूसरा साकिन है, दूसरा हुर्फ जो है तो साकिन है जिस पे जज़्म जो है तो लगा हुआ है, तो उसे साकिन की हालत कहेंगे, जैसे कि दिल, गुल, रब वगैरह, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वतद किसे कहते हैं। तीन हुर्फी लफ्ज़ जिसके पहले दो हुर्फ मुतहर्रिक और तीसरा हुर्फ साकिन हो वतद कहलाता है, जैसे कलम, वतन, जिगर वगैरह। अब ये ज़बर ज़ेर पेश ये जो हरकत है वतन के अंदर, वतद के अंदर जो है तो इसमें तीन हुर्फी लफ्ज़ जो भी होंगे उसमें से पहले जो दो हुर्फ रहेंगे उसमें जो है तो वो मुतहर्रिक रहेंगे। पहले जो दो हुर्फ रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया है उसने जिगर, इसमें जीम के नीचे ज़ेर, ये भी हरकत है, मुतहर्रिक है जीम। उसके बाद गाफ के ऊपर जो है तो ज़बर है, और यहाँ पर जो है तो साकिन है। तो जिगर ये जो है तो क्या कहेंगे इसको वतद कहेंगे, कि जिसके दो हुर्फ मुतहर्रिक हो और एक साकिन हो, उसे वतद कहेंगे। नेक्स्ट है फासला किसे कहते हैं। चार हुर्फी या पांच हुर्फी लफ्ज़ को फासला कहते हैं। चार हुर्फी या पांच हुर्फी जो लफ्ज़ होता है उसे फासला कहते हैं। उर्दू में फासले की गुंजाइश नहीं, क्योंकि फासला दो सबब या एक सबब और एक वतद का मजमुआ होता है। उर्दू में उरूज़ का दारोमदार उमूमन सबब और वतद पर ही होता है, और उन्हीं की तकरार से उमूमन बहरे तश्कील पाती है। सबब और वतद के लिए इल्म उरूज़ में ख़ास हुरूफ मुक़र्रर है, जिनको हुरूफ तख्ती भी कहते हैं, जो ये हैं। अब हुरूफ तख्ती कौन सी है, तो उसमें जो है तो हम देखेंगे यहाँ पर लमात सौफुना, यानी अलिफ ते सीन ऐन फे लाम मीम नून वाव ये, तो इन्हीं हुरूफ को मजमूए के अरकान बनते हैं, यानी कि इन्हीं हुरूफ के मजमूए से अरकान बनते हैं, रुकन बनते हैं। सबसे पहले सबब की तरफ हम नज़र डालेंगे कि किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर फ़े के ऊपर जो तो ज़बर है और अलिफ के ऊपर जो तो जज़्म है, तो इसे फ़ा पढ़ा जाएगा। उसके बाद है मुस, उसके बाद है तफ़, उसके बाद है ई, और उसके बाद है लुन वग़ैरह। नेक्स्ट है वतद, मफ़ा इलुन, फ़ौ इला वग़ैरह। सबब और वतद की तकरार से रुकन इस तरह बनते हैं। यहाँ पर जो तो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर रुकन जो है तो रहेगा। नेक्स्ट किस तरीके से बनते हैं देखेंगे कि सबब प्लस वतद, सबब और वतद मिल जाता है तो फ़ाइलुन बनता है। उसके बाद ये वतद और सबब मिलेगा तो फ़उलन बनेगा। उसके बाद ये सबब और वतद, यानी कि दो सबब और एक वतद मिलाकर मुस्तफ़इलुन बनेगा, और सबब प्लस वतद प्लस सबब मिलाकर जो है तो फ़ाइलतुन बनेगा। उसके बाद वतद प्लस सबब बनाकर जो है तो मिलकर मफ़ाइलुन बनेगा। तो इस तरीके से जो है तो ये तख्ती होती है, और एक ही रुकन की तकरार से जो बहरें बनती है, एक ही रुकन की तकरार से जो बहरें बनती है वो मुफर्रद बहरें कहलाती है। ये सात तरीके की जो है तो बहर बनती है, जिसमें शेर को जो है तो रखा जाता है और शेर के वज़न को तोला जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ दो अरकान की तकरार से जो बहरें बनती हैं वो मुरक्कब बहरें कहलाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बहरों के ताल्लुक़ से देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बहरें
बहरे मुतरादिक, बहरे मुतरादिक के अंदर यहाँ पर जो है तो फ़ाइलन 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 इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है बहरे मुतखारिब, तो फ़उलन 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 यहाँ पर जो है तो इसका इस्तेमाल है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरी बहर। तीसरी बहर में यहाँ पर बहरे रजज़, बहरे रजज़ में मुस्तफ़इलुन 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 और मुस्तफ़इलुन रहेगा। और चौथी बहर में बहरे रमल फ़ाइलतुन फ़ाइलातुन 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 रहेगा। पाँचवीं बहरे बहरे हज़ज मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। नेक्स्ट है बहरे कामिल मुतफ़ाइलुन 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 मुतफ़ाइलुन। और लास्ट में जो है तो बहरे वाफ़र जिसमें मफ़ाइलतुन 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 रहेगा। तो इस तरीके से जो है तो बहरे तश्कील पाती है, जो कि 7 है जो हमने देख लिए हैं। नोट यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि ये वज़न एक मिसरे का है, दूसरा मिसरा इसी की तकरार पर होता है। मतलब एक मिसरे का जो है तो ये वज़न है और ये वज़न के ऊपर ही दूसरा मिसरा तश्कील पाता है। दोनों मिसरों की जब औज़ान बहरों में जो है तो उसको सही आते हैं वो, तो उसे जो है तो फाइनल कंसिडर किया जाता है शेर को। अभी किस तरीके से जो है तो अशआर को बनते हैं और उसके मतलब बहुत ही डीप नॉलेज कहा जाएगा उसको। तो इस तरीके से बहरें होती हैं और ये बहरों में जो है तो शेर के औज़ान और उसके जो अरकान होते हैं उसमें रख कर जो है तो शेर तश्कील पाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं वाहिद जमा की तरफ। वाहिद जमा किस तरीके से होता है और क्या चीज़ है। हमको तो पता है ये कि वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं, लेकिन इसकी भी अक़साम है, इसकी भी जो है तो किस्में हैं कि किस तरीके से है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है पहली किस्म इसकी दी गई है। पहली किस्म किस तरीके से है, तो पहली किस्म में हम देखेंगे बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े, कुमकुमा कुमकुमे, मदरसा मदरसे, पौधा पौधे, लड़का लड़के, हौसला हौसले, जूता जूते। ये जो है तो पहली किस्म है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो वाहिद आया है, वाहिद में आखिरी में है या फिर आखिरी में जो है तो अलिफ़ का इस्तेमाल हुआ है। वाहिद में है और अलिफ़ का, और इसकी जो जमा है, इसकी जमा में जो है तो लास्ट में ये आया है, ये लास्ट वाला अलिफ बे में का जो लास्ट वाला ये है वो आया है। तो ये पहली किस्म रहेंगी इसकी। नेक्स्ट दूसरी किस्म देखेंगे, दूसरी किस्म यहाँ पर इसकी है। सबसे पहले टोकरी टोकरियाँ, घोड़ी घोड़ियाँ, मछली मछलियाँ, लास्ट में नून गुन्ना लगा हुआ है, मछली मछलियाँ। उसके बाद ज़िंदगी ज़िंदगियाँ, सर्दी सर्दियाँ, सब्ज़ी सब्ज़ियाँ, बस्ती बस्तियाँ, कश्ती कश्तियाँ। तो ये दूसरी किस्म है इसकी। इसमें जो है तो दूसरी किस्म में आखिरी में ये आया है और वाहिद में जो है तो ये आया है, और उसकी जो जमा है उसमें जो है तो लास्ट में अलिफ़ और नून गुन्ना आया है। अलिफ़ और नून गुन्ना, ये को अगर अलिफ़ लगा दिया जाए और नून गुन्ना लगा दिया जाए तो उसकी जमा हो जा रही है यहाँ पर। इस तरीके से जो तो वाहिद जमा का ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म हम देखेंगे कि वाहिद जमा की तीसरी किस्म कौन सी है। तो यहाँ पर वाहिद जमा की जो तीसरी किस्म है वो है सबसे पहले घटा घटाएँ, हवा हवाएँ, दुआ दुआएँ, जफ़ा जफ़ाएँ, बला बलाए, फ़िज़ा फ़िज़ाएँ, चिता चिताएँ। अब लास्ट में यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, गौर कीजिए इसको, तो यहाँ पर जो है तो ये चीज़ आखिरी में आई है। उसके बाद है रदा रदाए, दवा दवाए। तो इस तरीके से ये तीसरी किस्म रहेंगी। तीसरी किस्म में फ्रेंड्स आपको जो ये नज़र आ रहा है, एक मिनट, जैसे कि ये बला है और बला का जो है तो जैसे कि वैसे ही, लेकिन आगे उसको क्या कहेंगे, उसको ये और नून गुनने वाली है और उसके ऊपर जो है तो क्या कहेंगे उसको, जज़्म, सॉरी जज़्म नहीं कहा जाएगा उसको, हमज़ा है वो। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट है चौथी किस्म है
चौथी किस्म में हम देखेंगे मस्जिद मसाजिद, मंदिर मनादिर, मंज़र मनाजिर, मकतब मकातिब, मकसद मकासिद, मस्कन मसाकिन, मरकज़ मराकिज़, मशगला मशागिल, मसरूफ़ मसारिफ़। उसके बाद है मदरसा मदारिस, मरहला मराहिल, मज़हब मज़ाहिब। तो दोस्तों इसमें जो है तो ये इस तरीके से वाहिद और जमा की चौथी किस्म है। उसके बाद पांचवी किस्म की तरफ हम आएंगे। पांचवी किस्म में दोस्तों यहाँ पर औरत औरतें, मूरत मूरतें, सूरत सूरतें, नसीहत नसीहतें, नज़ाकत नज़ाकतें, शफ़क़त शफ़क़तें, खिदमत खिदमतें, शिकायत शिकायतें, रहमत रहमतें, शरारत शरारतें और जमात जमातें, हिदायत हिदायतें, हकायत हकायतें और अदावत अदावतें। अब यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वाहिद में, जो वाहिद है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सूरत, ये वाहिद लफ्ज़ है। अब सूरत ये वाहिद है, इसका जो जमा हो रहा है यहाँ पर, तो जमा में इजाफ़ा हो रहा है ये और नून गुन्ना का इजाफ़ा हो रहा है, तो वो इस तरीके से बन जा रहा है। और जो सूरत है तो उसको सू र और ते को इसमें अगर मिला दिया जाए तो इस तरीके से जो है तो वो बन जा रहा है। जमा की पांचवी किस्म रहेंगी। नेक्स्ट छठी किस्म देखेंगे जमा की, वाही जमा की। छठी किस्म में सबसे पहले ख़याल ख़यालात, जवाब जवाबात। अब यहाँ पर अलिफ़ और ते का जो है तो इजाफ़ा हो रहा है। जमा में सवाल सवालात, जंगल जंगलात, बाग बागात, इम्तिहान इम्तिहानात, उन्वान उन्वानात, आदत आदात, इनाम इनामात, मकान मकानात, तामीर तामीरात, तफसील तफसीलात, तहदीद तहदीदात, मुश्किल मुश्किलात। तो ये जो है तो यहाँ पर अलिफ़ और ते का इजाफे से जो है तो जमा बन रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे सातवीं किस्म वाहिद जमा की। सातवीं किस्म में सबसे पहले तो है शरीफ शुरफा, फ़कीर फ़ुक़रा, खलीफा खुलफा, शायर शुरा, शरीक शुरका, आलिम उलमा, वज़ीर विज़रा, अदीब उदबा, रईस रौसा वगैरह। नेक्स्ट किस्म इसके हम देखेंगे आठवीं किस्म है वाहिद जमा की, ये आठवीं किस्म है समर असमार, कदर अक़दार, शजर अशजार, अमल अमाल, तौर अतवार, नूर अनवार, फ़िक्र अफ़कार, ज़िला अज़ला, फ़ेल अफ़आल, मदद इमदाद, वक्त औक़ात, कौम अक़वाम, फ़ौज अफ़वाज, रुकन अरकान, दीन और अदियान। तो फ्रेंड्स इसमें जो है तो क्या हो रहा है, यहाँ दो अलिफ़ का इज़ाफ़ा जो है तो यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि नूर है, अब नूर का जो यहाँ पर जमा बन रही है नूर की, तो वो अनवार बन रहा है, अनवार इस तरीके से अनवार। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है तो बन रहा है। ये जो नूर है इसका जो है तो वाहिद जमा हम देखेंगे, तो ये है नूर। अब इसकी जमा जो है तो ऐसे बन रही है, अलिफ़ जो है तो स्टार्ट में लग रहा है और दो हरूफ के बाद और एक जो है तो अलिफ़ लग रहा है आखिरी हरूफ से पहले, तो वो उसकी जमा बन जा रहा है अनवार। उसी तरीके से शजर है, शजर का जो है तो शीन शजर और उसमें दो अलिफ़ का इजाफ़ा हो रहा है, एक पहले और एक दो हरूफ के बाद, तो ये अशजार बन जा रहा है। इस तरीके से जो है तो आठवीं किस्म है इसकी। नेक्स्ट जमाउल जमा देखेंगे कि जमाउल जमा क्या है। जमाउल जमा मतलब किसी लफ्ज़ की दोहरी जमा को जमाउल जमा कहते हैं। किसी लफ्ज़ की जो दोहरी जमा है उसे जमाउल जमा कहते हैं। तो सबसे पहले है अजीब अजायब अजायबात, मतलब अजीब की जो जमा है यहाँ पर
अजायब रहेगा, और अजायब की भी जमा अजायबात। उसके बाद है शेख, शौख, मशाइख। नेक्स्ट है दवा, अदविया, अद्वियात। रस्म, रस्म, रसूम, रसूमात। रुकन, अरकान, अराकीन। ख़बर, अखबार, अखबारात। जौहर, जवाहिर, जवाहिरात। जैसे कि इस्तेमाल में कहानियों में हम पढ़ते हैं अक्सर, या फिर सुनने में आता है कि हीरे जवाहिरात वगैरह, तो इस तरीके से जौहर की जमा है जवाहिरात। नेक्स्ट है आरिज़ा, आवारिस, आवारिज़ात। रकम, रकुम, रकुमात। वजह, वजूह, वजूहात। सवाल जवाब में पूछा जाता है कि वजूहात बयान कीजिए, वजूहात लिखिए वगैरह। लाजिम, लवाजिम, लवाजमात। उसके बाद हम देखेंगे, हमने जो अभी देखा है तो वो है जमा उल जमा, मतलब जमा की भी जमा। नेक्स्ट हम देखते हैं मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमू होता है। इनमें से जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मायने के बजाय मुरादी या मिजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। अक्सर मुहावरे एक इस्म और एक मस्दर से बनते हैं, जैसे धोखा खाना, दिमाग चाटना, गम खाना, गुस्सा पीना, आसमान को छूना, ठिकाना लगाना, दरिया चढ़ना, दिल बैठना, तारे गिनना, उल्लू बनाना, कमर बांधना वगैरह। तो इस तरीके से जो है तो एक मज़दर और एक इस्म से मिलकर मुहावरा बनता है। ये पहली लाइन में आप इसको पॉइंट को नोट कर सकते हो, और आप जो है तो खुद की नोट्स बनाइए दोस्तों, कापी पेन लेकर बैठिए, और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको सर्च कीजिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएंगी। तो इस तरीके से स्टडी करोगे आप तो वो जो नोट्स है आपको जब एग्ज़ाम के पहले 8-10 दिन पहले अगर आप उस नोट्स को लेकर बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको जो है तो यादा रिवीज़न अच्छे से होगा। नेक्स्ट है ज़ू मायनी अल्फाज। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका इमला और आराब एक होते हैं, लेकिन जुमले के एतबार से उनके मायने बदलते रहते हैं, उनको ज़ू मायनी कहते हैं। अब ज़ू मायने से मुराद यहाँ पर जो है तो डबल मीनिंग वर्ड कहेंगे जिसको, क्या एक लफ्ज़ के दो मायने यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है मांग। अब मांग से मुराद यहाँ पर इसकी मायने क्या रहेगा? एक तो सर की मांग, जो हम नहाने के बाद जो बाल बनाते हैं सर की मांग करते हैं वो मांग, और एक जो है तो तलब यानी किसी चीज़ को मांगना। नेक्स्ट है कान। कान जो है तो एक तो है जिस्म का उज़ू यानी कि नाक कान वाला कान, और एक है खान। नेक्स्ट है माह। अब माह से मुराद यहाँ पर चांद के आता है, और यहाँ पर जो है तो माह से मुराद महीना भी होता है। और लास्ट है यहाँ पर दिया गया है जो मायने अल्फाज में महर। अब महर सूरज को भी कहते हैं, और निकाह में अदा की जाने वाली जो रस्म होती है, जो निकाह से पहले जो है तो रस्म दी जाती है तो उसे जो है तो महर कहते हैं, जो निकाह में दिया जाता है। नोट जो है तो हम देखेंगे कि बाज़ अहम इमला अल्फाज आराब की तब्दीली से अलग मायने रखते हैं। जैसे अब कुछ जो है तो अल्फाज जो है वो इमला अल्फाज है, और आराब की तब्दीली से मतलब उसमें आराब की जो तब्दीली होती है तो उसके मायने जो है तो चेंज हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं मायने। सबसे पहले यहाँ पर दौर। अब दौर से मुराद ज़माना, गुज़रा हुआ दौर वगैरह। उसके बाद है दूर। दौर दूर आराब यानी क्या कहेंगे उसको, हरकत वगैरह। तो दूर के मायने होते हैं यहाँ पर बईद। नेक्स्ट है आलम। आलम से मुराद मखसूस नाम या निशानी, और इल्म से मुराद जो है तो नॉलेज, जानकारी या हुनर उसे कहेंगे। उसके बाद है बहार। बहार से मुराद यहाँ पर है मौसम, मौसम में बहार वगैरह। और बिहार यहाँ पर जो तो ज़ेर लगा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर बिहार से मुराद रियासत का नाम है, जो कि इंडिया के स्टेट में एक बिहार रियासत है जो कि
क्या कहेंगे उसको, झारखंड के बाजू में है। और नेक्स्ट है, एक है रहा, रहा यानी ठहरना, और रिहा का मायने है आज़ादी। और लास्ट में बहुत ही अमेजिंग और इम्पॉर्टेंट जो है तो ये है आयराब की जो चेंजेस है, तब्दीली है। तो यहाँ पर हमको अच्छे से समझ में आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मलक है, मलक यानी फरिश्ता, मिल्क यानी जायदाद, और मुल्क यानी वतन, और मलिक यानी मालक। तो इस तरीके से ये 3 यहाँ पर दिए हुए हैं। मलक जैसे कि हम बोलते हैं मलिकुल मौत, मलिक है सॉरी, मलिक यानी मलिकुल मौत फरिश्ता है। उसके बाद है मिल्क, मिल्क यानी जायदाद, मिल्कियत कहेंगे, और मुल्क यानी वतन। उसके बाद है मलिक यानी मालक। इस तरीके से ये ज़बर ज़ेर और यानी कि एराब की जो चेंजेस है उसकी वजह से भी मायने दो चेंज होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं असनाफ़ सुखन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही उर्दू में क्या कहेंगे उसको, अच्छा टॉपिक है असनाफ़ अदब, सॉरी असनाफ़ सुखन। तो असनाफ़ सुखन में हम सबसे पहले देखेंगे नज़्म। नज़्म किसे कहते हैं कि नज़्म के लग़वी मायने धागे में मोती पिरोना है। नज़्म के जो लुग़त के मायने जो है धागे में मोती पिरोना है। इस्तिलाह शेर में किसी एक मौजू पर अशआर को सिलसिलावार मुनज़्ज़म करने का नाम नज़्म है। मुनज़्ज़म यानी तरतीब से जो है तो शेर को तरतीब देने का नाम यहाँ पर नज़्म है। नज़्म के तमाम अशआर एक दूसरे से धागे में मोती की तरह मुनज़्ज़म व मरबूत होते हैं। एक दूसरे से जो है तो मोती की तरह क्या होते हैं, तरतीब से लगे हुए होते हैं, इसीलिए इसको नज़्म कहते हैं। नज़्म के मायने इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। इस्तिलाही मायनों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़्म कहते हैं। यानी कि जो इस्तिलाह है उसमें नज़्म के अलावा जो तमाम गज़ल के अलावा जो तमाम शायरी रहेंगी उसे नज़्म कहा जाएगा। आम तौर पर नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बना हो जाता है। नज़्म के लिए ना तो हैयत की क़ैद है और ना मौज़ूआत की। हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं, ये आपको ज़हन नशीन रखना है। हैयत के एतबार से जो है तो नज़्म की 4 अक़साम हैं, किस्में हैं। सबसे पहले जो नज़्म है वो है पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म किसे कहते हैं? ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है काफ़िया। काफ़िया से मुराद जो है तो रदीफ़ से पहले आने वाला हम वज़न लफ्ज़ को काफ़िया कहते हैं। और रदीफ़ किसे कहते हैं वो भी एक जो है तो सवाल है। तो रदीफ़ कहते हैं उस लफ्ज़ या अल्फाज को कहते हैं जो नज़म गज़ल कसीदे के आखिर में हो बहु दोहराए जाते हैं, उन्हें जो है तो रदीफ़ कहा जाता है। तो हम देख रहे थे कि पाबंद नज़्म, ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाती है। नेक्स्ट है नज़्म मुअर्रा। ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हो मगर उनमें काफ़िये की पाबंदी ना हो, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। लोगों ने उसे नज़्म आरी भी कहा है। यहाँ पर नज़्म आरी जो है तो उसे कहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म जिसमें तो ना तो काफ़ी की पाबंदी हो और ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर के हो, यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े हो, आज़ाद नज़्म कहलाती है। यानी कि इसमें जो है तो कोई अरकान की और कोई जो है तो मिसरों की अरकान की पाबंदी नहीं होती, काफ़ी की पाबंदी नहीं होती, तो इसको जो है तो आज़ाद नज़्म कहलाते हैं। इसके जो मिसरे होते हैं छोटे बड़े होते हैं। नेक्स्ट है चौथी जो इसकी किस्म है लास्ट
नसरी नज़्म है। नसरी नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें रदीफ़, काफ़िया और वज़न की पाबंदी नहीं होती। आजकल नसरी नज़्म का रिवाज दुनिया की तमाम ज़बानों में आम है। तो ये नसरी नज़्म का जो रिवाज है दुनिया की तमाम ज़बानों में आम है। नेक्स्ट है गज़ल। अब गज़ल किसे कहते हैं, क्या चीज़ है, तो ये इससे हम जो है तो बखूबी वाकिफ़ ही होंगे, अगर नहीं तो वाकफ़ियत आपकी करा देते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि गज़ल दिया हुआ है। अब गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल की जो लघवी मायना होता है वो है औरतों से बातें करना है। गज़ल के लघवी जो मायना है क्या है फ्रेंड्स? औरतों से बातें करना। लेकिन दौर जदीद के शोरा ने सिन्फ़ गज़ल में सियासी, समाजी, मजहबी और फ़लसफ़ियाना ख़यालात को भी पेश किया है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पहले शेर को जो है तो मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। दोनों मिसरों में जो तो काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होगी, यानी दोनों मिसरों में जो है तो आखिरी की जो लफ्ज़ रहेंगे उसके रदीफ़ और काफ़िया वो सेम रहेंगे। नेक्स्ट है, अगर गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी रदीफ़ और काफ़िया के पाबंद हो तो वो हुस्न मतला कहलाता है। अगर जो है तो रदीफ़ और काफ़िया के पाबंद हो दोनों मिसरे दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी रदीफ़ और काफ़िया के पाबंद हो तो हुस्न मतला जो है तो वो कहलाता है। उसके बाद है गज़ल का आखिरी शेर मक़ता कहलाता है। गज़ल का जो आखिरी शेर होता है वो मक़ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस पेश करता है। तख़ल्लुस के ताल्लुक़ से हमने गुज़िश्ता सेशंस में देखा है। गज़ल का आखिरी शेर मक़ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस पेश करता है। नेक्स्ट है, गज़ल का हर शेर मायने व मफ़हूम के लिहाज से मुकम्मल होता है। नज़म की तरह एक शेर दूसरे शेर से मरबूत नहीं होता, लेकिन जब शायर अपनी बात एक शेर में नहीं कह पाता तो उसे अपनी बात मुकम्मल करने के लिए दूसरे और तीसरे शेर की भी ज़रूरत पेश आती है। इन अशआर में मज़मून मुकम्मल हो जाता है। गज़ल के ऐसे अशआर क़ताबंद कहलाते हैं। गज़ल के जो ऐसे अशआर होते हैं जिसमें शायर जो है तो दूसरा और तीसरा उसकी बात को मुकम्मल करने के लिए वो लिखता है शेर, तो उसे क़ताबंद कहते हैं। क़ताबंद अशआर के लिए आम तौर पर गज़ल के मिसरों के दरमियान क़ाफ़ बतौर इशारा लिखा जाता है। क़ाफ़ जो है तो बतौर इशारा यहाँ पर लिखा जाता है। शेर का आखिरी लफ्ज़ जिसकी तकरार तमाम अशआर के दूसरे, यहाँ पर ही स्पेलिंग मिस्टेक है, ज़रा क्लियर कर लीजिएगा, दूसरे मिसरों में की जाती है उसको रदीफ़ कहते हैं। देखो ये पॉइंट नोट कीजिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। कि शेर का आखिरी लफ्ज़ जिसकी तकरार तमाम अशआर के दूसरे मिसरे में की जाती है उसको रदीफ़ कहते हैं, और रदीफ़ से पहले आने वाले हम वज़न अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। जैसे कि गुज़िश्ता क्लास में एक शेर आया था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो लास्ट में है यूज़ हुआ है, तो ये लास्ट वाला जो है यहाँ पर, एक मिनट ज़रा। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे रदीफ़ और काफ़िए की, तो आपको यहाँ पर एक शेर नज़र आ रहा है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है पहला मिसरा शेर का, और दूसरा मिसरा जो था ऐसे जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो यहाँ पर जो है इस्तेमाल हो रहा है ये लास्ट में हूबहू जो है तो इस्तेमाल हो रहा है, इसे हम रदीफ़ कहेंगे। और रदीफ़ से पहले आने वाला जो मतलब हुरूफ रहेगा वो काफ़िया कहलाएगा। जैसे राइमिंग वर्ड भी हम कहते हैं कि वो हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज जो अशआर में रदीफ़ से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं काफ़िया कहलाते हैं, यानी राइमिंग वर्ड कहलाते हैं, काफ़िया कहलाते हैं। कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने
गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो यहाँ पर जो है तो क्या कहा गया है कि हम वज़न और अल्फाज जो अशार में रदीफ़ से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज। यहाँ पर हम आवाज़ और हम वज़न जो अल्फाज है वो है जाने ना जा, हमारा जाने और सारा जाने, ये रहेगा हम वज़न राइमिंग ओ यानी कि काफ़िया रहेगा। तो हम देख रहे थे ये मिसाल जो तो आप ज़हन नशीन रखेंगे। तो दोस्तों हमने रदीफ़ और काफ़िया यहाँ पर जो तो अच्छे से समझ लिया है। रदीफ़ किसे कहते हैं, काफ़िया किसे कहते हैं। यहाँ से और एक बार देख लेते हैं कि शेर का आखिरी लफ्ज़ जिसकी तकरार तमाम अशार के दूसरे मिसरे में की जाती है रदीफ़ कहते हैं उसे, और रदीफ़ से पहले आने वाले हमवज़न अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। उमूमन गज़ल में कम से कम 5 अशार और ज़्यादा से ज़्यादा 21 अशार होते हैं गज़ल के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे कसीदा। कसीदा किसे कहते हैं। कसीदा जो है तो कसीदे के अरबी मायनी तवील नज़म है। कसीदे की जो अरबी मायनी है तवील नज़म है। अब शेरी इस्तिलाह में ऐसी नज़म को कसीदा कहते हैं जिसमें किसी की तरफ या मज़मत बयान की गई हो। कसीदे के अल्फाज शानदार और बुलंद होते हैं। तशबीहात और इस्तिआरात के अलावा मज़मून की बुलंदी और ज़ोर बयान भी ज़े के लिए लाजिम है। अशार की तादाद कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक होती है। गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर भी मतला कहलाता है और बाकी अशार के दूसरे मिसरे मतले के हम काफ़िया होते हैं। इसमें भी गज़ल की तरह कई मतले आ सकते हैं। कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी इस तरह है। अब उसके जो अज्ज़ाए तरकीबी है, सबसे पहले जो है तो तशबीब, दूसरा है गुरेज़, तीसरा है मदाह, चौथा है दुआ और लास्ट है मदाह। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तशबीह या तमहीद जिसे हम कहेंगे। शार मदाह से पहले तमहीद बांधता है जिसमें कभी बहार का मंज़र पेश किया जाता है, कभी शबाब का और कभी कोई अखलाकी मज़मून। और उसके बाद गुरेज़ तशबीह और मदाह में रब्त पैदा करने के लिए जो शेर कहे जाते हैं गुरेज़ कहलाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है वो है मदाह। कसीदा मदाह ये कसीदे का अहम जुज़ है। इस जुज़ में ममदूह की मुख्तलिफ़ सिफ़ात की तारीफ़ की जाती है। उसके बाद है मदाह, इसमें शायर ममदूह से अपना मदाह बयान करता है और किसी भी चीज़ की दरख्वास्त करता है। दुआ, आखिर में शायर ममदूह के लिए दुआ करता है। ममदूह के लिहाज से कसीदे के 4 अक़साम हैं। ममदूह के लिहाज से जो है तो 4 किस्में कसीदे की। सबसे पहले हैं हमदिया, जो है तो ममदूह के लिहाज से कसीदे के 4 अक़साम। हमदिया पहला रहेगा वो नज़्म है जो खुदाए पाक की तारीफ़ में लिखी जाए, उसे जो है तो हमदिया कहेंगे या हमद कहेंगे। उसके बाद है नातिया, नात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो नज़्म लिखी जाए उसे नात कहते हैं। उसके बाद है जो है तो मिनकिब्तिया है, इसमें औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। और लास्ट है मदहिया, तो ये कसीदा अमायदीन की तारीफ़ में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो अरबी से ये सिन्फ फ़ारसी में दाखिल हुई और फ़ारसी से उर्दू में आई। फ़ारसी और उर्दू अदब में कसीदा दरबारी माहौल की पैदावार है। कसीदा जो है तो दरबारी माहौल की पैदावार है। जैसे पुराने दरबार राजा महाराजाओं के, शहज़ादों के वगैरह हुआ करते थे, तो उसमें जो है तो जो उर्दू ज़बान जो आई है तो ये अरबी और फ़ारसी का, यानी कि लश्कर के मायने होते उर्दू के, और अरबी फ़ारसी का मिलकर उर्दू ज़बान बनी हुई है। और वही बात यहाँ पर जो है तो ज़िक्र किया गया है कि अरबी से ये सिन्फ फ़ारसी में दाखिल हुई है और फ़ारसी से उर्दू में आई है। फ़ारसी और उर्दू अदब में कसीदा दरबारी माहौल में पैदा हुआ है। दरबारी माहौल की जो है तो ये पैदावार है, और इसलिए शुरा इसमें अपने
तख़य्युल का पूरा ज़ोर लगा देते हैं। चुनांचा तख़य्युल की परवाज़ ज़ोर बयान पुरशिकवा अल्फाज ही कसीदे की जान है। उर्दू के बुलंद पाया कसीदा निगारों में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब के नाम अहम है। कसीदे के ख़ास मौज़ू मदाह और हुज्जो है। मनाजात किसे कहते हैं तो वो हम जो है तो देख लेते हैं मनाजात से क्या मुराद है। तो मनाजात के लग़वी मायनी दुआ करना है। इस्तिलाह में वो नज़्म जिसमें खुदा की हम्द व सना करते हुए बंदा अपनी हाजत को आजिज़ी व इनकिसारी से अल्लाह ताला के हुजूर में पेश करता है, मनाजात कहलाती है। उसके बाद है गीत। गीत बुनियादी तौर पर गज़ल की तरह एक दाखिली और गुनाई सिन्फ़ सुख़न है। इसमें शख्सी और दिली जज्बात का इजहार होता है। आम तौर पर गीत के मौज़ू इश्क़ व मोहब्बत के मज़ामिन होते हैं। दौर जदीद ने इसके ये लाइन जो है तो चल रही है। दौर जदीद ने इसके मौज़ूआत को काफ़ी वसअत दी है और उसमें सियासी, समाजी, माशी व माशरती मौज़ूआत को भी शामिल किया गया है। गीत की हैयत गज़ल से मुख्तलिफ होती है। गीत में कई बंद होते हैं। हर बंद के बाद गीत का पहला मिसरा या उस मिसरे का एक हिस्सा दोहराया जाता है। इसको टेप का मिसरा कहा जाता है। गीत में उमूमन 4 या 5 बंद होते हैं और इनमें तसलसल के साथ एक ही ख़याल या जज्बात का इजहार किया जाता है। ये एक हल्की फुल्की गुनाई शायरी है जिसको धुन पर भी गाया जा सकता है। ज़बान सादा और आम फ़हम होती है। गीत में बहर और वज़न की सख्ती से पाबंदी नहीं होती, अलबत्ता उसके लिए एक लय ज़रूरी होती है जिसकी बिना पर गीत को गाया जाता है। उमूमन इसकी बिना पर हिंदी बहरों यानी छंदों पर रखी जाती है। उर्दू में गीत की रिवायत बहुत क़दीम है। कहा जाता है कि इसका आगाज़ अमीर खुसरो से होता है। कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजही, वली दक्नी ने भी गीत लिखे हैं। नज़ीर अकबर आबादी का नाम जो है तो यहाँ पर आया है। नज़ीर अकबर आबादी को एक ख़ास मकाम हासिल है। दौर जदीद के अहम गीत निगारों में आरज़ू लखनवी, हफ़ीज़ जालिंदरी, अख्तर शेरानी, मेराजी, बैकल अस्ताही को एक ख़ास मकाम हासिल है। उसके बाद हम रुख करते हैं मसनूई की तरफ। मसनूई किसे कहते हैं तो ये असनाफ़े सुखन की जो है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट है। जो स्टूडेंट 11वीं 12वीं में भी अगर होंगे या फिर जिसका जो है तो उर्दू सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में वगैरह, तो वो ये चीज़ें पढ़ सकता है। और ये उर्दू ग्रामर है, मुकम्मल उर्दू ग्रामर है फ्रेंड्स। ये यूपीएससी वगैरह में भी आपको काम में आएगा। उर्दू के स्टूडेंट हैं हम, तो हमको ये तमाम चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं मसनूई से मुराद यहाँ पर ये है कि मसनूई का लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ मसना से बना है जिसके लग़वी मायना 2 के हैं। वाहिद एक और वाहिद के बाद इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों बात चल रही थी वाहिद एक और इस्नान कहते हैं 2 को। ये अरबी लफ्ज़ है वाकई में, हकीकत में। और सलासा यानी 3, अरबा यानी 4, खमसा 5, सित्ता 6 वगैरह वगैरह जो इसमें होता है। तो ये मसना बना है, अरबी लफ्ज़ है जिसके लग़वी मायना 2 के हैं। शायरी में इस सिन्फ़ को मसनूई कहते हैं जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। मसनूई में अशआर की तादाद पर पाबंदी नहीं होती, इसलिए मसनूई तवील भी हो सकती है और मुख्तसर भी। मसनूई के लिए रब्त और तसलसल ज़रूरी है। सलासत और रवानी के बग़ैर कोई मसनूई कामयाब नहीं है। बाज़ औक़ात मसनूई में माफ़िक़ुल फ़ितर अनासिर का भी ज़िक्र किया जाता है। मसनूई कदम राव और पदम राव उर्दू की पहली मसनूई है। मीर हसन की मसनूई सहरुल बयान और पंडित दया शंकर की मसनूई
गुलजार नसीम उर्दू की बेहतरीन मसनूया शुमार की जाती है। मसनूई निगार शौरा में सिराज औरंगाबादी, मीर तकी मीर, मीर हसन, मिर्ज़ा शौक़, दयाशंकर नसीम अहम है। मरसिया किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। मरसिया एक ऐसी सिन्फ है जिसमें मरने वाले की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। आम तौर पर मैदान करबला में शहीद होने वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और आपके रुफ़क़ा यानी दोस्त अहबाब पर मरसिए लिखे जाते हैं। रुफ़क़ा ये जो है तो जमा है रफ़ीक की। इनके अलावा मरसिए शख्सी भी लिखे गए हैं। मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी के कत्ल पर मिजाज ने मरसिया लिखा है। मरसिए की जो सादा ज़बान में हम यहाँ पर तारीफ़ देखेंगे कि किसी के इंतकाल पर उसकी याद में जो मरसिया लिखा जाता है उसे जो तो शख्सी मरसिया कहते हैं। और करबलाए मरसिया जो है तो हमने ऊपर जो है तो इसको देखा है। तो मरसिया की ये तारीफ़ है कि जैसे कि यहाँ पर आया है मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी के कत्ल पर जो मिजाज ने मरसिया लिखा है, तो हिंदू चला गया ना मुस्लिम चला गया, हिंदू चला गया ना मुस्लिम चला गया, इंसान की तलाश में इंसान चला गया। तो बहुत ही बेहतरीन जो है तो ये मरसिया इन्होंने लिखा है कि ना हिंदू चला गया ना मुस्लिम चला गया, इंसान की तलाश में इंसान चला गया। नेक्स्ट है यहाँ पर कदीम उर्दू के क्लासिकी सरमाए में जो मरसिए मिलते हैं वो तकरीबन तमाम तर गज़ल की हैयत पर मिलते हैं। गज़ल की हैयत पर जो है तो तमाम मरसिया पर मिलते हैं। और असर हाजिर में मरसिया मुसद्दस की हैयत में लिखा जाता है। मीर अनीस और दबीर अज़ीम मरसिया गो शौरा है। मरसिए के 8 जुज़ हैं। मरसिए के जो है तो 8 जुज़ यहाँ पर बयान किए गए वे दोस्तों। कौन कौन से जुज़ हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हैं चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, जंग, शहादत, बैन। ये जो है तो मरसिए के 8 जुज़ हैं। उसके बाद हम देखेंगे नोहा किसे कहते हैं। नोहा मरसिए की एक किस्म है जिसमें किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाता है। दक्कन में आज़ादारी के साथ नोहों और सलामों की इब्तिदा हुई। दक्कनी शुअरा ने नोहों में दर्द व असर पैदा करने के लिए वाक़यात करबला को अहमियत दी। हज़रत मसरूर, मिर्ज़ा बाक़िर हुसैन, बाक़िर, शौकत बलगरामी और सैयद आबदी अली गयूर और वग़ैरह दक्कन के नुमाइंदा नोहा गो है। इन बुज़ुर्गों के नोहे मकबूल ख़ास व आम है और अय्याम ग़ज़ा में घर घर पढ़े जाते हैं। नोहा में अशआर की तादाद मुतय्यन नहीं होती। गज़ल की तरह नोहा मुख्तसर भी होता है और तवील भी। उमूमन नोहा सलाम की शक्ल में लिखा जाता है। इसके अलावा जो मिसरे मुखम्मस और मुसद्दस की शक्ल में भी मिलते हैं। नोहा हमेशा तरन्नुम में पढ़ा जाता है। इसके पढ़ने का एक ख़ास तरीका होता है नोहे का। तो इस तरीके से ये नोहे के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे पुरसा किसे कहते हैं। पुरसा ऐसी नज़म जिसमें किसी की मौत के गम की तसल्ली दी जाती है उसे पुरसा कहते हैं। जैसे कि किसी के वहाँ पर जो है तो इंतकाल हो जाता है और हम पुरसे के लिए जाते हैं तो उसे जो तो पुरसा कहते हैं कि हम तसल्ली के लिए जाते हैं। तो वो नज़म में जो है तो उसको शुमार किया गया है और शामिल हल किया गया है। ऐसी नज़म जो जिसमें किसी की मौत के गम की तसल्ली दी जाती है। नज़म के अंदर किसी के मौत की गम की तसल्ली जो है तो दी जा रही है तो उसे पुरसा कहा जाता है। अब
उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है रुबाई। रुबाई जो है तो 4 मिसरों पे मुश्तमिल होती है। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल मुख्तसर सी नज़म को रुबाई कहते हैं। अरबी में रुबा के मायने 4 हैं। जैसे हमने इससे पहले इस्नान देखा था, 2 मसनूई के ताल्लुक़ से, वाहिद 1, इस्नान 2, सलासा 3 और अरबा 4। तो रुबाई ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। रुबा की मायने होते हैं 4। और रुबाई में किसी मुकम्मल ख़याल को पेश किया जाता है। रुबाई में जो है तो मुकम्मल ख़याल पेश किया जाता है। ये ख़ास बहर में लिखी जाती है। इसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफ़िया होते हैं। चौथा मिसरा बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। ये रुबाई की जान होता है। जो चौथा मिसरा होता है रुबाई का जो है तो अहमियत का हामिल होता है और रुबाई की जान जो है तो इसमें होती है। अगर वो नहीं रहे तो रुबाई में जान नहीं रहेंगी। ऐसा जो है तो इसका हम ज़ू मायने ले सकते हैं। रुबाई के ईजाद ईरान में हुई। रुबाई की जो ईजाद हुई है, मतलब रुबाई जो बनी है वो ईरान में बनी है। इसका जो है तो दूसरा नाम है दुबती और तराना है। रुबाई में अक्सर इश्किया, खमरिया, बहारिया, फ़लसफ़ाना, अखलाकी और मज़हबी मज़ामिन होते हैं। मज़ामिन की कोई क़ैद जो है तो इसमें नहीं होती है। मुखम्मस किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि इससे पहले गुज़रा है मुखम्मस और मुसद्दस। मुखम्मस कहते हैं खमसा से जो है तो ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। खमसा यानी 5 और मुखम्मस यानी 5 मिसरों वाली नज़्म को मुखम्मस कहते हैं। तो मुखम्मस जो लफ्ज़ है इसका लग़वी मायना रहेगा 5, क्योंकि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और मुसद्दस जो है तो कहेंगे 6 मिसरों वाली नज़्म को मुसद्दस कहेंगे। ये भी जो है तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद ये दोहा किसे कहते हैं। अब दोहा जब भी जो है तो दोहे का ज़िक्र होता है तो संत कबीर की तरफ इशारा होता है। संत कबीर की जो है तो दोहे बहुत ही मशहूर और फेमस है। ये हिंदी सिन्फ शायरी है। दोहा गज़ल के बैत की तरह 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है जिसमें एक मुकम्मल ख़याल पेश किया जाता है। दोहे आम तौर पर अखलाकी, फ़लसफ़ाना और इश्किया मज़ामिन पर मुश्तमिल होते हैं। दोहा एक ख़ास बहर में लिखा जाता है। दोहे के हर मिसरे में 24 मात्राएँ होती है, मतलब जो खाने मात्रे जो आते हैं उसमें 24 मात्राएँ होती है। जैसे कि हमने फ़ौलन वगैरह उर्दू में बहरे देखी है, उसी तरीके इसमें भी जो है तो होता है, क्योंकि हिंदी में होता है। 13 मात्राओं के बाद एक वक्फ़ा आता है जिसे बशराना कहते हैं। बशराना के बाद 11 मात्राएँ आती है। हिंदी बुर्ज भाषा, खरड़ी बोली और ओधी में भी दोहे लिखे जाते हैं। ये लैंग्वेजेस है। उसके बाद है कि खुशबू क्यों है सांस में, क्यों है आँख में नूर, दिल में ज़िक्र हुजूर का चलता होगा ज़रूर। बड़े प्यारे अंदाज़ में और क्या कहेंगे उसको, बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में जो है तो ये दोहा लिखा गया है। खुशबू क्यों है सांस में, क्यों है आँख में नूर, दिल में ज़िक्र हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। जब भी नबी का नाम आए तो अगर हमने सुने भी या कहीं जा रहे हैं और हमने सुन ली तो ज़रूरी है कि हम दरूद शरीफ पढ़ें। और दिल में ज़िक्र हुजूर का चलता होगा ज़रूर। बेहतरीन अंदाज में जो तो यहाँ पर इसको इन्होंने किया है, लिखा है। उसके बाद है माहिया। पंजाबी शायरी की एक क़दीम सिन्फ़ है माहिया। 3 मिसरों पर मुश्तमिल नहायत मुख्तसर नज़्म होती है। नज़्म का पहला और तीसरा मिसरा हम काफ़िया होता है। ये जो है तो जापानी ज़बान के हाइको से मुमासलत रखती है। जैसे चांदी की हैं पाजेब। उसके बाद इस ईद पे बतलाओ तोहफ़ा तुम्हें क्या भेजें। चांदी की है पाजेब, इस ईद पे बतलाओ तोहफ़ा तुम्हें क्या भेजे। इस तरीके से जो है तो ये शायरी है माहिया उसे कहते हैं। नेक्स्ट जो है तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट शार और उसका जो नाम है, असली नाम, कलमी नाम वगैरह, सन पैदाइश और शाहकार तफसीलात, शौरा मजमुआ, ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। हमने जो है तो आज क्या क्या देखा उस पर एक नज़र डाल देंगे हमने जो है तो यहाँ पर माहा देखा है, उसके बाद जो है तो दोहा देखा है,
उसके बाद जो तो हमने मुखम्मस और मुसद्दस देखा है, रुबाई किसे कहते हैं, पुरसा किसे कहते हैं, नोहा किसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में हमने देख रहे थे। मरसिया, मसनूई और गीत, मनाजात, हम्द की जो है तो ममदू के लिहाज से जो कसीदे के 4 अक़साम हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। और कसीदा, उसके बाद जो है तो नसरी नज़्म है, मतला है, मख्ता है, रदीफ़ है, काफ़िया है, और नज़म के ताल्लुक़ से असनाफ़ सुकन में जो चीज़ें हैं वो देखे हैं। उसके बाद जो है तो हमने ज़ू मायने अल्फाज देखे हैं। और उसके बाद जो है तो यहाँ पर जमाउल जमा किसी लफ्ज़ की दोहरी जमा को कहते हैं। और वाहिद जमा जो है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप सीटेट देने वाले होंगे फ्रेंड्स, सीटेट CETT, जिसने सीटेट का फॉर्म भरा है या फिर भरने वाले या नहीं भी भरा होगा तो भर दीजिए, क्योंकि टीटी और सीटेट ये दोनों पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेरी जो है तो मैं मुखातिब हूँ महाराष्ट्र के स्टूडेंट से। महाराष्ट्र में जो कैंडिडेट है तो वो टीटी भी फिल कीजिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, और सीटेट भी जो है तो फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि दोनों में से एक पेपर निकालना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल आपकी लाइफ के लिए रहेगा। ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही रहेगा, समझो इसे। क्योंकि नेक्स्ट जो TAIT होने वाला है, TAIT जिसे हम टाइट कहते हैं महाराष्ट्र का, ये शिक्षक भर्ती से पहले होता है। 2017 में हुआ था, उसके बाद 2022 में हुआ, और अब 2024 के दिसंबर का जो रोड मैप है वो आया हुआ है। लेकिन दिसंबर में ना होते हुए वो जनवरी फरवरी में भी हो सकता है, और मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो दिसंबर में भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बात चल रही थी सीटेट और टीटी की। तो सीटेट या फिर टीटी में से आप अगर पेपर निकलते हो तो आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहेगा, और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हो टेट देने के बाद। सीटेट या टीटी क्वालिफाइड होने के बाद ही आप टेट दे सकते हो, उसके लिए एलिजिबल होते हो। और टेट देने के बाद जो आपका स्कोर रहेगा, जो आपका मेरिट रहेगा, इसमें जो है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात लेना है। कम से कम 100 मार्क्स आपको लेना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इस वक्त का यानी कि जो ये भर्ती चल रही है अभी कंप्लीट नहीं हुए, लास्ट राउंड अभी इसका बाकी है। इस लास्ट राउंड में मतलब जो मेरिट लगा है तो ये हमारे उर्दू मीडियम का भी बहुत ही हाई मेरिट गया है टेट का। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, ये अच्छे से स्टडी करना है सीटेट और टीटी की दोनों पेपरों की, और अच्छे से जो है तो इसमें नंबरात जो है तो आपको क्या लाना है। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपने EWS बनवाए होंगे। अगर नहीं बनवाए EWS सर्टिफिकेट, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, जो ओपन कैटेगरी वालों के लिए है, तो फ्रेंड्स ये आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए। इसके जो प्रोसेस वगैरह है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वो वीडियो आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से EWS सर्टिफिकेट बनवाते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल पे यानी कि गुज़िश्ता के जो उर्दू के अपने TET के जो पेपर हैं और सीटेट के जो उर्दू मीडियम के जो पेपर हैं तो वो अपलोड किए हुए हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से जो तो पेपर को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जो है तो आप अच्छे से स्टडी कीजिए, और आपको क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह सब समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह सीटेट की भी क्लास हम लेंगे उर्दू की। और जो बच्चे जो कैंडिडेट आउट ऑफ महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के या ऑल स्टेट के जो भी हैं, जो उर्दू मीडियम के हैं और सीटेट वो भरने वाले हैं, यहाँ पर बात ऑल जो है तो इंडिया लेवल की बात चल रही है। जितने भी उर्दू मीडियम की कैंडिडेट हैं, हमारे भाई बहन हैं जो सीटेट भरने वाले और उर्दू सब्जेक्ट जो है तो वो रखने वाले, तो वो उनके लिए उनसे मैं मुखातिब हूँ कि आप जो है तो सीटेट दिसंबर 2024। तो फ्रेंड्स, इसकी प्लेलिस्ट जो है तो गुज़िश्ता पेपरों की पेपर सॉल्व करवाए गए हैं, चैनल पर ही है। तो उसकी प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पर और हेलो लर्निंग एकेडमी के ये इस चैनल पर। और जो है तो वाहिद जमा मतलब इसमें ग्रामर ज़्यादा पूछे नहीं जाता है सीटेट में, लेकिन टेक्निक आपको जो है तो तमाम टेक्निक्स और तमाम जो क्या कहें शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब समझाई गई है। तो वो पूरे आप वीडियो के जो है तो सेशंस है जितने भी उर्दू के हैं, और उसमें EVS की भी टॉपिक लिए हमने, उस EVS की भी जो है तो EVS की भी हमने लेक्चर लिए, वो भी आप देखिए। थ्योरी के लेक्चर हुए हमारे,
और उसके बाद CDP के भी कुछ लेक्चर हैं। तो और गुज़िश्ता के जो क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन भी उस पे ऊपर जो तो करवाए गए, तो वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख सकते हो। उर्दू का भी जो है तो सब्जेक्ट वहाँ पर पूरे तरीके से कवर किया गया है, सीटेट से रिलेटेड बात चल रही है यहाँ पर। तो वो पूरा जो है तो आप देख लीजिए, आपको एक आइडिया, एक जो है तो अच्छा से क्या कहेंगे उसको, इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से जो तो तैयारी करना है और किस तरीके से आप क्वालिफाइड हो सकते हो। जैसे कि गुज़िश्ता क्लास में हमने आपको बताए थे कि आपको टारगेट बना के स्टडी करना है। जैसे कि हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है। सबसे पहले जो है तो CDP है, सबसे पहले है CDP, उसके बाद है मैथ, उसके बाद जो है तो लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और EVS। ये जो है तो 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब 5 सब्जेक्ट जो ये है तो इसमें आपको टारगेट बनाने, ये 30-30 नंबरात पर मुश्तमिल है। इसमें से आपका जो वीक सब्जेक्ट रहेगा वो आप अच्छे से जो है तो उसको तैयारी कीजिए। लेकिन जो आपका जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है, जैसे कि यहाँ पर आप लैंग्वेज फर्स्ट यानी उर्दू और हिंदी या मराठी में आप अच्छे होंगे। ये बात चल रही है महा TET की भी और महा TET और सीटेट की, सीटेट दोनों की जो है तो ये बात चल रही है। तो ये टारगेट आपको बनाना है। तो यहाँ पर 30 में से आपको लाना है, CDP में 20 ला सकते हो आप। उसके बाद है मैथ्स में कैसे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो वो 15 आप ला सकते हो, आसानी से बआसानी ला सकते हो। लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की तरफ ज़्यादा तवज्जो दीजिए, लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए फ्रेंड्स। ये मार्क हमारे जो तो हाथ के मार्क्स होते हैं। इसमें से आप 30 में से उर्दू में 25 लाना है आपको सीटेट के लिए जो है तो, और इसमें जो है तो 25 सॉरी इसमें जो है तो 25। और लास्ट बचता है EVS जो है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीटेट के अंदर, क्योंकि उसका सिलेबस फिक्स्ड है और महा TET में जो है तो इसका सिलेबस नहीं है। तो टारगेट के लिए जो है तो ये दोनों आपको कंबाइन में बतला रहा हूँ। और लास्ट में EVS है, तो EVS में आप कैसे भी 20-22 मार्क ला सकते हो। इसका काउंटिंग आप कीजिए, आप 90 अबव आराम से ला सकते हो। जैसे कि 5 5 5 15, 15 के 5 और ये 1 2 यानी कि 1 में 2 मिलाए 3 4 5 6 7 8 9 10, 105 प्लस आपका जो है तो स्कोर जाता है अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट और TET की तैयारी कर रहे हैं। और तमाम D.Ed B.Ed आपके जितने भी ग्रुप होंगे उसमें ये वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम अगर दूसरों का फ़ायदा चाहेंगे, दूसरों को जो है तो सोचेंगे, तो ऊपर वाला सबसे पहले हमारा जो है तो फ़ायदा कर देगा और हम क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन स्टडी शर्त है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।